नमस्ते, मैं वैद्य दिलीप प्रभाकर गाजी पुणे में 1980 से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा खास सब्जेक्ट या खासियत मेरी कैंसर है। आयुर्वेद में कैंसर किस प्रकार, उसके जरिए काफ़ी बातें मेरे ध्यान में आई है और मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। ऐसा है कि कैंसर के कारण क्या है इसके बारे में एलोपैथी ज़्यादा सोचती नहीं है, वो तो सिर्फ केमो, रेडिएशन, सर्जरी इसी में लगे हुए हैं। तो आज की जीवन शैली, आज का खाना पीना, व्यसनाधीनता या पोल्यूशन वगैरह ये सब कैंसर के कारण है। विशेषतः खेती में जो आमूलाग्र परिवर्तन आ गया ये वो कैंसर का एक महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरी बात ऐसी होती है कि कैंसर की शंका भी ले ली तो भी भय का माहौल खड़ा होता है और फिर एक बार डिप्रेशन आ जाता है, विषाद हो जाता है तो रोग जल्दी बढ़ता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मन, बुद्धि, अहंकार वगैरह जो भाव है आयुर्वेद में भी वर्णित है, उनके बारे में ज़्यादा गहराई में थोड़ा सोचना पड़ेगा और आयुर्वेद की दृष्टि से भी खाने पीने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम, इस प्रकार की जीवन की व्याख्या की गई है। तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन चारों के संयोग से जीवन बनता है। तो ऐसे हालात में केवल शरीर का विचार करना काफी नहीं है, ये जो मन, बुद्धि, अहंकार वगैरह ये जो है उनके बारे में भी सोचना बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद में उसके सूत्र है लेकिन उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो योग का इसमें जरूर सहयोग हो सकता है। वैसे नरेंद्र मोदी जी की प्रयत्न से योग दिन अभी 21 जून ये पूरे विश्व भर में संपन्न हो रहा है और योग का काफी प्रचार प्रसार विदेशों में खास करके हुआ है। भारत में भी हो रहा है लेकिन उससे ज्यादा विदेश में हो रहा है। उसमें दो उद्देश्य होते हैं, एक तो स्वास्थ्य रक्षण और दूसरा रोगों से मुक्ति। वास्तव में ये दो प्रयोजन आयुर्वेद के योग के लिए है। योग का प्रयोजन तो मुक्ति है, लेकिन फिलहाल योग को इसके लिए प्रसारित किया जा रहा है जो मूल रूप से आयुर्वेद के प्रयोजन है। लेकिन आयुर्वेद और योग दोनों साथ में चले जाएंगे तो समाज के लिए काफी फायदेमंद होगा। विशेषतः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान वगैरह ये जो योग के अंग है, इन सभी का अगर अच्छी तरीके से हम हमारे जीवन में प्रयोग करते हैं तो रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर रोग है वो मिटने लगते हैं। खास करके मन पर काबू पाने का जो योग का उपाय है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, प्राणायाम के जरिए मन के ऊपर काबू पाना, ये बहुत बढ़िया तरीका इस प्रकार का है। और वैसे अभी आहार विहार में इतना बदलाव आ गया है और इतने नए नए रोग उभर आ रहे हैं, तो आयुर्वेद की नई संहिता होने की आवश्यकता अभी है। तो कालानुरूप या युगानुरूप संदर्भ, इस प्रकार की नई संहिता जो आयुर्वेद के सभी विषयों के बारे में जानकारी दे, ये अभी आवश्यक है। उसमें अगर हम योग की जोड़ दे देते हैं तो ये जो सब भाव, मानस वगैरह जो भाव है, ये सभी के भावों के बारे में हम अच्छी तरीके से सोच सकेंगे। और वैसे आयुर्वेद और योग पुराने काल में एक साथ थे। सुश्रुताचार्य का कहना है कि जो शरीर में बता रहा हूँ वो वैद्यों के लिए भी केवल नहीं, योगियों के लिए भी बता रहा हूँ इस प्रकार से। तो फिलहाल आगे वो एक दूसरे से दूर हो गए। एलोपैथी ने योग को ज्यादा अपनाया इस प्रकार से, लेकिन ठीक है, अभी मैं मानता हूँ कि आयुर्वेद और एक योग को जुड़ जाना चाहिए तो काफी समस्याओं का हम हल कर पाएंगे। हमने अभी हाल ही में पुणे में 2 वर्कशॉप इसके ऊपर लिए हैं आयुर्योग इस संकल्पना से, और मेरी जो नई संहिता बनेगी वो केवल आयुर्वेद की संहिता नहीं बनेगी, आयुर्योग संहिता इस प्रकार की बनेगी। तो ये जानता हूँ कि बहुत मुश्किल इस प्रकार का काम है, लेकिन मैं परमेश्वर से अनुरोध करता हूँ कि मुझे वो ताकत दे दे और मैं अच्छी तरीके से यह काम पूरा कर पाऊँ। तो खास करके मुझे मेरा सभी वैद्यों से या योग टीचर से, योग शिक्षकों से अपील है कि इस कार्य में जुड़ जाए, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो। इस प्रकार से
और आयुर्वेद के साथ योग या योग के साथ आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करते रहे, ताकि पूरा वैश्विक समाज स्वस्थ हो जाए और रोगों मुक्त हो जाए। तो जरूर मुझसे संपर्क करें। नमस्कार।